स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज हम जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एसएसटी सब्जेक्ट की। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम के लिए बिल्कुल 20 दिन बाकी बचे हैं। लास्ट 20 डेज में हम जो है एक क्विक रिव्यू लेकर के आए हैं, एक वन शॉट मान सकते हैं और ये मानो कि या इसको एग्जामिनेशन आइडिया मान सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतर वीडियो जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है कवर अप हो जाएगा। तो 20-25 वीडियो के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चाहे आप इसको 5 दिन पहले भी देखना स्टार्ट करें तो भी आपका अच्छे से सिलेबस हो सकता है, क्योंकि आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है। अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं भी की है तो भी मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आप पूरी वीडियोस को, सभी वीडियोस को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है, अगर 5 दिन पहले से भी स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से आपका कवर अप हो जाएगा। तो अगर आप सारी वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 95% जो पेपर है वो यहीं से आने वाला है। और इतना तो, अगर पेपर एज इट इज नहीं आए, सेम टू सेम नहीं आए, तो इतना तो कम से कम श्योर है कि आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। अर्थशास्त्र हमने यहाँ पर स्टार्ट की है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर है हमारा डेवलपमेंट, यानी कि विकास। तो सबसे पहले क्विक रिव्यू लेंगे हम नोट्स के, और उसके बाद हम जो है देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर्मेट में देखेंगे और उससे पहले हम इसका रिव्यू लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, विकास की धारणा हमेशा हमारे साथ रहती है जो इच्छा एवं आकांक्षा के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे इच्छाएं होंगी, जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा जो करना होता है वही एक्चुअल में विकास होता है, जिनको हम केवल लोकतांत्रिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक प्रक्रिया के द्वारा ही जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारी कुछ लोकतांत्रिक इच्छाएं होती हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक, कुछ हमारी आर्थिक इच्छाएं होती हैं, कुछ हमारी सामाजिक इच्छाएं होती है, कुछ हमारी बौद्धिक इच्छाएं होती हैं। तो सभी इच्छाओं की पूर्ति जब हो जाए उसे ही कहते हैं विकास होना। सभी लोगों के लिए विकास की परिभाषा समान नहीं है, इसके लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और एक व्यक्ति के लिए जो विकास होता है वह दूसरे का विनाश भी हो सकता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का बनना उद्योगपतियों के लिए विकास है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के लिए विनाश है, क्योंकि उनके घर वगैरह वहां से उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सामान्यतः विकास जो है वो पूंजी के साथ जुड़ा होता है, इसलिए सभी व्यक्ति अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं जिससे उनका जीवन स्तर क्या हो सके जी, उच्च हो सके। स्वतंत्रता, समानता और सम्मान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है हर कोई। ठीक है, और यही तो जीवन का उच्च स्तर है। ठीक है, जो है राष्ट्रीय विकास में सभी विचारधारा और वर्गों को समान महत्व देना आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास में क्या होगा, सभी की विचारधारा को और सभी वर्गों को समान महत्व देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो राष्ट्रीय विकास संभव नहीं होगा। इसलिए उन सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है। यदि परस्पर विरोधी हैं तो कैसे निर्णय किया जाए, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सभी सही राय क्या होगी और कार्य करने का बेहतर तरीका क्या होगा, इन सभी को विचार करके और फिर राष्ट्रीय विकास संभव होता है। ये थोड़ा सा कुछ चीजें हैं नोट्स के रूप में। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तब आपको और अच्छे से पूरी आपकी तैयारी जो है वो बेहतर होती जाएगी। देशों के विकास की तुलना करने के लिए आय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम काफी देशों की, मतलब सभी देशों के आपस में तुलना करें तो जो राष्ट्रीय आय होती है किसी देश की, वही एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है। विश्व बैंक ने आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण किया है। विकसित, अल्प विकसित और विकासशील, 3 तरह के देश यहाँ पर बताए गए हैं। ये क्वेश्चन फॉर्मेट में आएगा तब हम और अच्छे से देखेंगे। भारत के विभिन्न राज्यों में विकास के लिए आय के अलावा अन्य मापदंडों को प्रमुख माना गया है। लेकिन क्या है कि भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में विकास के लिए सिर्फ आय इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे शिशु जन्म दर अच्छी होनी चाहिए, मृत्यु दर न्यूनतम होनी चाहिए, लिंगानुपात अच्छा होना चाहिए, साक्षरता दर अच्छी होनी चाहिए, निवल उपस्थिति अनुपात भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे के सारे फैक्टर सब अच्छे हो जाते हैं तब एक राज्य में विकास हुआ माना जाता है। ठीक है, सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? सार्वजनिक सुविधाएं वे होती हैं जो बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है, जिनको रुपयों के माध्यम से नहीं खरीदा जा सकता। जैसे प्रदूषण मुक्त वातावरण, वातावरण जो है वो रुपयों के माध्यम से थोड़ी खरीदा जा सकता है। बिना मिलावट की दवाएं, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध वायु। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है जी, सार्वजनिक सुविधाएं हैं। इनको समाज के द्वारा सामूहिक रूप से ही उपलब्ध करवाया जा सकता है। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी। तो यूएनडीपी क्या करती है जी, हमेशा हर बार जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जिसमें देशों के विकास की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर के आधार पर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। ठीक है जी, आगे देखिए।
खैर इस पर जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सब आगे आएंगे, तो आपको क्वेश्चन फॉर्मेट जो क्वेश्चंस है, इसको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे से देखने होंगे स्टूडेंट्स। विकास की धारणीयता का क्या अर्थ है? धारणीय विकास क्या होता है जी? सतत विकास, धारणीय विकास, ये सब क्या होता है कि विकास का स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे जिससे वे इसका उपयोग कर सकें। यानी हमें विकास तो करना है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि हम विकास कर दे, सारे संसाधनों का दोहन करके छोड़ दें, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। ठीक है, तो कम से कम ऐसा स्तर प्राप्त करें जो आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए वो स्तर जो है वो बना रहे। ठीक है, वे भी इसका उपयोग कर सके, इसे ही कहते हैं विकास की धारणीयता। तो चलिए अब हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है उस पर आते हैं। राजस्थान बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आएंगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं में से डेफिनेटली 95% जो पेपर आपको इसी में से देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, मानव विकास सूचकांक के किन्हीं दो सूचकों के नाम लिखिए। यानी मानव विकास सूचकांक में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक जो है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक में दो मुख्य सूचकांक है जी, कौन से? एक तो स्वास्थ्य और दूसरा है जी शिक्षा। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक के दो मुख्य सूचक कौन से हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, धारणीय विकास पर लघु टिप्पणी लिखिए। तो धारणीय विकास क्या होता है जी? धारणीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, साथ ही भावी पीढ़ी की, यानी कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी कमी न आने पाए, और इनके लिए गैर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग बहुत विवेकपूर्ण तरीके से हमें करना चाहिए, ताकि ऐसे ना हो कि हम सारे के सारे संसाधनों का दोहन करके छोड़ दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। इसे ही कहते हैं जी धारणीय विकास। धारणीय विकास के लिए उठाए जाने वाले कदम क्या है? धारणीय विकास के लिए निम्नलिखित कदमों या प्रयासों को करना चाहिए। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें करनी चाहिए कि पेड़ों की कटाई को रोका जाए, और जिससे क्या हो, पर्यावरण प्रदूषित हमारा न हो। ठीक है, बरसात के जल को भूमिगत जल के रूप में संग्रहित किया जाए, जिससे जल कमी होने पर पूर्ति की जा सके, जल की कमी होने पर। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, और ऊर्जा के जो परंपरागत साधन है उनको बचाया जाए और उनके स्थान पर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को यूज किया जाए। परंपरागत स्रोत आपको पता है कि पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, जो भी हमारे खनिज वगैरह है उनको बचा करके, और गैर परंपरागत जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, इन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग हमें करना चाहिए। तो धारणीय विकास पर लघु टिप्पणी लिखिए, तो ये टिप्पणी आप अच्छे से लिख देंगे। इसके बाद देखिए और भी हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना चाहिए। अगर हम धारणीय विकास करते हैं तो उसके लाभ क्या है? तो देखिए एक ही क्वेश्चन में हमारे तीन क्वेश्चन एक साथ कवर हो रहे हैं कि धारणीय विकास का अर्थ क्या है, उसके लिए विकास के लिए उठाए जाने वाले कदम क्या होने चाहिए, और धारणीय विकास के लाभ क्या है। तो लाभ क्या है? परंपरागत संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए बचाया जा सकेगा, पहली चीज। दूसरा, उच्च जीवन स्तर होगा, जीवन स्तर उच्च हो जाएगा हमारा, और प्राकृतिक संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने कर ली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। प्रश्न तीसरा है हमारा कि आपकी दृष्टि में दो देशों के मध्य विकास की तुलना करने के लिए कौन सा मापदंड जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, समझाइए। तो देखिए हमने पढ़ा था ऊपर भी कि दो देशों के मध्य अगर हमें विकास की तुलना करनी है तो उसका जो मापदंड होगा, उसके लिए देखो, दो देशों के मध्य विकास की तुलना के लिए समृद्धि की मुख्य विशिष्टता कैसी होनी चाहिए, मतलब कौन सा मापदंड होना चाहिए? तो वो मापदंड होता है जी प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय जो है ये जो है प्रति व्यक्ति आय देख सकते हैं, या फिर इसके अतिरिक्त मानव विकास सूचकांक भी उसका देखा जा सकता है, जिसके अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो है। यहाँ पर हमने देखा था कि मानव विकास सूचकांक जो है वो दो आधारों पर होता है हमारा। ठीक है, स्वास्थ्य के आधार पर और शिक्षा के आधार पर। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब हम आगे देखते हैं। केवल आय के विकास के स्तर को मापने का पर्याप्त मापदंड है। केवल आय जो है वो विकास के स्तर को मापने का क्या है जी? अपर्याप्त मापदंड है। सिर्फ आय देखेंगे तो हम मतलब अपर्याप्त है वो। ठीक है, पर्याप्त नहीं है। तो आय के अतिरिक्त हमें और बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए, जैसे आय के अतिरिक्त दो देशों के मध्य विकास को मापने के अन्य मापदंड भी है, जैसे देशवासियों का शैक्षिक स्तर कैसा है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, और इनकी प्रति व्यक्ति आय कैसी है। ठीक है, तो केवल राष्ट्रीय आय नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसके साथ बहुत सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट भी देशों की तुलना के लिए उपरोक्त मापदंड का ही प्रयोग करती है, कि वो ये सब फैक्टर्स देखती है। ठीक है, यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है हमारी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार देखिए,
शायद अब आपको दिखाई दे रहा है, यूएनडीपी द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना, एक तो क्वेश्चन बना हमारा यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है जी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दूसरी ये है कि ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, या मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करती है, तो यूएनडीपी जारी करती है। तो इसके अनुसार भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका की तुलना जो है इससे की जा सकती है। तो यहाँ पर कुछ इसकी तुलना करके, यहाँ पर देखिए तुलना करके बताई गई है यहाँ पर कि ये श्रीलंका है और ये भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर्स में, अमेरिकी डॉलर्स में 2017 की क्रय शक्ति क्षमता जो है डॉलर्स में दिखाई गई है कि भारत की इतनी है और श्रीलंका की इतनी है। जन्म के समय संभावित आयु यहाँ की श्रीलंका की इतनी है और भारत की इतनी है। और विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक जो है उनके लिए जो है विद्यालय औसत आयु जो है यानी 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो है वो 10.6% है और यहाँ पर 6.5% लोग हैं। विश्व में मानव विकास क्रमांक देखें तो इसका अपने से बेहतर है, थोड़ा सा 73 है और अपना थोड़ा सा डाउन है, कितना है अपना 130 है, ठीक है। तो विश्व मानव विकास रिपोर्ट जो है, विश्व में मानव विकास सूचकांक जो है उसके आधार पर 2018 के आधार पर भारत की कौन सी रैंक है जी, 130वीं रैंक है, ठीक है। भारत का एक छोटा सा पड़ोसी देश श्रीलंका प्रत्येक क्षेत्र में भारत से आगे है और विश्व में भारत जैसे बड़े देश का मानव विकास सूचकांक बहुत नीचे, देखो बहुत नीचे, 130वीं रैंक आती है कहाँ पे हमारी। हम यह कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों का स्वास्थ्य, शैक्षिक स्तर और उनका कल्याण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आगे बात करते हैं, आपकी दृष्टि से विकास का कौन सा प्रकार एवं सतत धारणीय है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन ये है हमारा कि आपकी दृष्टि में विकास का कौन सा प्रकार एवं स्तर जो है वो धारणीय है, ठीक है। धारणीय हमने देखा कि भावी पीढ़ियों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। तो ये प्रश्न आपका 2014 के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं विकास का धारणीय स्तर क्या होता है। सबसे पहले तो हमारी दृष्टि में विकास का वह स्तर श्रेष्ठ और धारणीय है जो पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हो, ठीक है, भावी पीढ़ी के लिए बचा कर रखा जा सके, वर्तमान पीढ़ी की भी अपनी आवश्यकता को पूरी करे और शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो, ठीक है। यानी भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और अपने जीवन स्तर को, अपनी आय को, अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सभी की पूर्ति करें, ठीक है। और इसके निम्नलिखित लाभ है, यानी कि धारणीय विकास के निम्नलिखित लाभ है कि इस विकास के स्तर में पर्यावरण शुद्ध रहता है, कि अगर हम धारणीय विकास करते हैं तो जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहता है, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है, गैर नवीकरण संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग किया जा सकता है, जिससे ये संसाधन भविष्य के लिए क्या रह सकते हैं जी, संरक्षित रह सकते हैं। संसाधनों का कुशलतम, अनुकूलतम और मितव्ययी उपयोग वर्तमान के साथ भविष्य संवारने में भी अपनी मदद करता है कि हमारे संसाधन जो है वो हमारे लिए दीर्घ काल तक बचे रह पाएंगे, ठीक है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास दीर्घ काल तक सतत बना रहेगा। उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि दर बनी रहेगी, ठीक है, उत्पादन हम लगातार करते रहेंगे और परंपरागत साधनों को बचाया जा सकता है और इनके स्थान पर गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग हमें करना चाहिए। जनता को उजाड़ा नहीं जाता है, विस्थापितों की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। धारणीय विकास यही है कि किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ। अतः विकास की विकास का यही स्तर और धारणीयता सर्वश्रेष्ठ है। तो विकास के साथ साथ पर्यावरण, प्राकृतिक, परंपरागत संसाधन, सब सारी चीजें बच सके, यही सबसे अच्छी धारणीय विकास का स्तर होता है और प्रकार होता है। आपकी दृष्टि में शिक्षा के, देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपकी दृष्टि में शिक्षा के स्तर के आधार पर दो राज्यों के मध्य विकास की तुलना का श्रेष्ठ मापदंड क्या है। कि शिक्षा के स्तर के आधार पर, शिक्षा के स्तर के आधार पर जो है सर्वश्रेष्ठ मापदंड क्या होता है। तो देखिए शिक्षा के स्तर के आधार पर दो राज्यों के मध्य विकास की तुलना, देखिए ये राजस्थान बोर्ड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षा के स्तर पर, अगर हम देखें शिक्षा के स्तर के आधार पर देखें तो जो तुलना की जाती है वो सर्वश्रेष्ठ मापदंड है, बहुत ही अच्छा मापदंड है। क्योंकि शिक्षित समाज जो होता है ना वो हर तरीके से अपने आप में जागरूक होता है, वो हर तरीके से जो है बहुत ही धारणीय विकास के नजरिए से वो काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होती है जी, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात देखो, 7 वर्ष और उससे बड़ा कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो कम से कम एक भाषा में लिख और पढ़ सके उसे हम साक्षर कहते हैं, ठीक है जी। तो इस आयु वर्ग के लोगों के साक्षर जनसंख्या का अनुपात जो होता है उसे हम कहते हैं जी साक्षरता दर, ठीक है। आगे देखिए 2017-18 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2,03,340 रुपए थी और केरल की प्रति व्यक्ति आय
1,84,000 रुपए से ज्यादा है। जबकि इसी वर्ष केरल की साक्षरता दर 96% थी और हरियाणा की कितनी थी, 80% थी। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं। और आगे बात करते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। तो देखिए निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है। वर्ष 2017-18 में हरियाणा का, देखिए वर्ष 2017-18 में हरियाणा का निवल उपस्थिति अनुपात जो है वो 67% है, जबकि केरल का 77% है। यानी हरियाणा के 1/3 बच्चों को जिस समय स्कूल में होना चाहिए था वह वहां नहीं थे। यानी कि निवल उपस्थिति अनुपात होता है कि टोटल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें से कितने परसेंट बच्चे जो है वो पढ़ाई के लिए स्कूल में उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, तो हरियाणा में सिर्फ 67% बच्चे उपस्थित है, यानी लगभग 1/3 बच्चे जो है वो स्कूल जाते ही नहीं थे। यह हमें से जिसके साथ भी होता है तो वह आज यह सब पढ़ने में सक्षम नहीं होता। यानी अगर हमारे साथ ऐसा होता कि हम पढ़ नहीं पाते, हम स्कूल नहीं जाते, तो डेफिनेटली आज हम पढ़ने में सक्षम ही नहीं हो पाते। ठीक है, एक बेहतर और सम्मानित जीवन जीने के लिए रुपयों के अतिरिक्त भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। सिर्फ पैसा जरूरी नहीं होता, बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। अतः दो राज्यों के मध्य की तुलना का श्रेष्ठ मापदंड शिक्षा के आधार पर अधिकतम साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात बहुत ही जरूरी होता है, इनको देखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, आपकी दृष्टि में विकास की धारणीयता के संदर्भ में हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए। देखो आप हमारी दृष्टि से विकास की धारणीयता के संदर्भ में हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लगाया है मैंने, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखिए आगे देखते हैं इस प्रश्न को कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, कि हमें क्या लक्ष्य यहाँ पर रखने चाहिए। तो देखिए बेसिक सी बात है, विकास की धारणीयता के संदर्भ में हमारे लक्ष्य निम्नलिखित हैं। कलर चेंज करते हैं चलिए ताकि अच्छे से दिखाई दे। ओके, बात करते हैं अपने विकास की धारणीयता के संदर्भ में हमारे लक्ष्य जो है क्या होने चाहिए। विकास का उचित स्तर हो, वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए बचाए रखा जा सके, पर्यावरण के तीनों स्तरों जल, वायु, ध्वनि, इन सभी को प्रदूषण से बचाएं, वर्षा के जल को भौम जल के रूप में संग्रहित कर शुष्क क्षेत्रों में उसका उपयोग कर सकें, परंपरागत साधनों का संरक्षण किया जाए और उनके स्थान पर गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करें क्योंकि ये संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। विकास के ऐसे तरीके अपनाएं जिससे वर्तमान पीढ़ी के साथ भावी पीढ़ी का भविष्य भी क्या हो सके जी, सुरक्षित रह सके। और क्या करना चाहिए, पौधारोपण किया जाए, गैर नवीकरण संसाधनों का कम से कम उपयोग करें ताकि उन्हें सुरक्षित रखें और उनके विकल्प हमें तलाशने चाहिए। ये हमारे जो है क्या होने चाहिए जी, हमारे लक्ष्य होने चाहिए। विकास में न केवल कुल उत्पादन बढ़ाएं बल्कि गुणात्मक मात्रात्मक उत्पादकता में वृद्धि करें। ठीक है, तो ये सब क्या है जी, ये विकास के धारणीयता का जो कॉन्सेप्ट है, विकास का धारणीय होने के संदर्भ में हमारे लक्ष्य ऐसे होने चाहिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय जो है उसको अगर आप जनसंख्या से डिवाइड कर देते हो, भाग लगा देते हो, तो हमें जो आय मिलती है वो प्रति व्यक्ति आय होती है। यानी कि आपकी जो है कुल राष्ट्रीय आय जो है, देखिए इसका जो अगर हम फॉर्मूला बनाए तो इसका फॉर्मूला कुछ कैसे बनेगा देखिएगा। इसका फॉर्मूला बनेगा कि जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल जनसंख्या से। ठीक है, टोटल जनसंख्या से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा प्रति व्यक्ति आय का। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जी प्रति व्यक्ति आय का। आगे बात करते हैं, आपको डायरेक्टली प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। बात करते हैं आगे, आर्थिक विकास के 3 लक्ष्य समझाइए, कि आर्थिक विकास के लक्ष्य कौन से होंगे, कोई भी 3 लक्ष्य लिखिए। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट पॉइंट्स लिख देंगे। आय में वृद्धि हमारा लक्ष्य होना चाहिए, रोजगार और बेहतर मजदूरी का लक्ष्य होना चाहिए, और शैक्षिक विकास का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो हम कौन से लक्ष्य लिखेंगे, तो बेसिकली वो 3 लक्ष्य होंगे। सबसे पहले होगा आय में वृद्धि करना। ठीक है, आर्थिक विकास का प्रमुख लक्ष्य है देश के प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करना, जिससे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और विकास होगा और व्यक्ति जो है वो समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रोजगार और बेहतर मजदूरी का लक्ष्य है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोजगार मिले सभी को और बेहतर उनकी मजदूरी भी मिले, रोजगार के बदले में उनको अच्छा पैसा मिले। आर्थिक विकास का लक्ष्य है कि सभी लोगों को नियमित रोजगार की प्राप्ति हो, रोजगार के बढ़ने से जो मजदूरी मिले वह बेहतर हो, जिससे मूल आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य इन सभी की पूर्ति हो सके। अगला लक्ष्य हमारा होना चाहिए शैक्षणिक विकास। कौन सा लक्ष्य होना चाहिए, शैक्षणिक विकास, यानी कि सभी लोगों को शैक्षणिक सुविधाएं मिले, साक्षरता बढ़े, शिक्षा के विकास के द्वारा व्यक्ति मानव विकास के संसाधन का उचित प्रयोग
कर सके और देश के उत्पादन में सहायता कर सके। आगे का जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साक्षरता दर को परिभाषित करो। ये प्रश्न आया हुआ है जी 2016 के बोर्ड में। साक्षरता दर क्या होती है? साक्षरता दर हमने पहले भी देखी थी, यहाँ पर हमने देखी थी कि 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा जो कम से कम एक भाषा में पढ़ लिख सके, उसका जनसंख्या के साथ जो अनुपात होता है, ठीक है, उसे कहते हैं साक्षरता दर। यानी ऐसी जनसंख्या 7 वर्ष से बड़ी ऐसी जनसंख्या जो पढ़ सके उसको डिवाइड कर देना है टोटल जनसंख्या से, तो ये आ जाती है हमारी साक्षरता दर। ठीक है जी। आगे प्रश्न है हमारा कि किन्हीं 3 सार्वजनिक सुविधाओं को समझाइए। सार्वजनिक सुविधाएं होती है, सबसे पहले तो परिवहन की सार्वजनिक सुविधा क्या होती है जी? सड़क परिवहन, रेल परिवहन और क्या आता है जी? जल परिवहन और वायु परिवहन, ये सब सार्वजनिक सुविधाएं हैं। आगे की बात करें, दूसरा सार्वजनिक सुविधाएं हैं हमारी प्रदूषण मुक्त पर्यावरण होना चाहिए। ये भी हमारी सार्वजनिक सुविधा है कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण सर्वसाधारण का अधिकार है। इसके लिए सरकार को पर्यावरण को प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर और उनका सख्ती से क्या करवाना चाहिए जी? पालन करवाना चाहिए। ठीक है। अगला जो है थर्ड हमारा क्या हो सकता है जी? स्वच्छ पेयजल की सबको आपूर्ति। तो पेयजल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयजल हमारा क्या होना चाहिए? एक सेवा के रूप में है कि सरकार द्वारा सभी को स्वच्छ पेयजल की निश्चित आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अगला प्रश्न जो है हमारा है वो क्या है कि 2 या अधिक देशों के विकास की तुलना का उपयुक्त माप क्या है? यानी 2 देशों की विकास की तुलना करनी है तो सबसे उपयुक्त क्या होगा? तो बेसिक सी बात है कि मानव विकास रिपोर्ट 2 या 2 से अधिक देशों की विकास की तुलना का उपयुक्त मापदंड है। यानी मानव विकास जो रिपोर्ट है यूएनडीपी जो जारी करती है, वही जो है 2 से अधिक देशों के बीच में सबसे अच्छा जो है जरिया है। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, कोई 6 सार्वजनिक सुविधाओं के नाम लिखिए। कोई 6 सार्वजनिक सुविधाओं के नाम। तो 6 सार्वजनिक सुविधाएं निम्नलिखित है: सर्व शिक्षा, प्रदूषण मुक्त वातावरण, स्वच्छ पेयजल, सस्ती चिकित्सा, सस्ती परिवहन सुविधा और सस्ता संचार सभी को मिलना चाहिए। यही तो सार्वजनिक सुविधाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में एक देश में, ये कोई देश है, इसमें जितने भी उत्पादन के साधन हैं, ठीक है, जितने भी फैक्ट्रीज है, जितने भी उद्योग है, जो भी कुछ है, उन सभी के द्वारा जो है एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित टोटल आय का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। यहाँ पर जितना भी उत्पादन हुआ, जितनी भी आय सृजित हुई, सभी ने जितना भी कमाया, उन सभी का योग क्या हो जाएगा? उस देश की राष्ट्रीय आय हो जाएगी। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है जी? सकल घरेलू साधन आय। सकल घरेलू साधन आय यानी कि घरेलू सीमाओं में हमारे देश की बाउंड्री के अंदर अंदर के कितना उत्पादन हुआ, और साथ में शुद्ध विदेशी साधन आय यानी विदेशों से आना और जाना, टोटल हमने कितना कमाया है। ठीक है। आगे बात करते हैं अपने जन्म दर से क्या अभिप्राय है। तो जन्म दर देखो, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में कितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे ही कहते हैं जन्म दर। ठीक है। प्रति 1000 में, ये यानी 1000 से डिवाइड कर देना, जितने बच्चे 1000 प्रति 1000 पर कितने बच्चे जो है वो क्या हुए हैं, सॉरी 1000 से डिवाइड नहीं करना है पहले बच्चों। यहाँ पर देखिए, जब हम निकालते हैं प्रति 1000 पर जन्म दर निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम यहाँ पर कहेंगे कि जो सभी जीवित बच्चे हैं वो ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल जनसंख्या लिखेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है जी। तो ये हमारा जन्म दर का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपने अगला प्रश्न है हमारा कि आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है। तो आर्थिक विकास के लिए हम देखिए, आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास का तात्पर्य बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना सुदृढ़ होनी चाहिए, संस्थागत ढांचे जो है वो अच्छे होने चाहिए, तकनीकी और सामाजिक दृष्टिकोण आदि में अनुकूल परिवर्तन होने से, अनुकूल यानी कि अच्छा परिवर्तन जो कि सभी के लिए बेनिफिट हो, किसी के लिए भी उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। यही संस्था मानव विकास रिपोर्ट जो है, मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी करती है। किसी देश की आय उस देश के सभी डैश की आय होती है, तो सभी निवासियों की आय होती है। ये 2022 में पूछा गया था जी, पिछले साल। अगला प्रश्न देखिए, गैर नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। संसाधन बेसिकली जो भी चीजें हमारे जीवन को इजी आसान बनाती हैं, वो सभी संसाधन होते हैं। और संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के पश्चात समाप्त नहीं होते हैं, उनको दोबारा से जो यूज कर सकते हैं अपने, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, कभी खत्म नहीं होने वाले जो सोर्सेज होते हैं, उनको नवीकरणीय कहते हैं। और जो समाप्त हो गए तो पुनः प्राप्ति
जो है जीवन काल में, एक व्यक्ति के जीवन काल में तो संभव नहीं है, बहुत सालों साल, करोड़ों साल लग जाएंगे उसमें, ठीक है। तो वो वाले संसाधन क्या होते हैं जी, गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं, जैसे कोयला, कच्चा तेल हो गया, ठीक है। गैर नवीकरणीय संसाधनों के धरती पर भंडार जो है वो निश्चित है, और नए स्रोत मिलने पर भंडार में वृद्धि तो होती है, लेकिन समय के साथ वह भी क्या हो जाता है जी, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। देखो ये तो पिछले सालों के प्रश्न थे, अब हमारे यहाँ पर कौन से प्रश्न आने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न समझ के इनको छोड़ मत देना बच्चों, वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूअस, बस कुछ ही मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, विविध प्रश्न भी है, निबंधात्मक प्रश्न भी है, हर तरीके के प्रश्न है। तो चलिए प्यारे बच्चों, साउंड में थोड़ा सा एरर था, अब हम सॉल्व कर लिया हमने उसको। चलिए बात करते हैं। जो हमारा प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए सबसे पहले, और इन प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। सो बेसिकली हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें देखिएगा, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कहते हैं कि वर्ष 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति आय अगर 6700 यूएस डॉलर्स प्रति वर्ष है तो भारत कौन सा देश है। तो भारत एक मध्य आय वर्गीय देश होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या ऑप्शन हमारा सही है, मध्य आय वर्गीय देश हमारा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा रूल होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न में है आगे, यहाँ पर देखिएगा विकसित देश की जो परिभाषा है यहाँ पर, तो विकसित देश की परिभाषा यहाँ पर ये क्या कहती है, विकसित देश की परिभाषा, देखिए सॉरी ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर विकसित देश की परिभाषा है कि अगर कोई देश, ठीक है, कोई देश जिसकी आय जो है वो प्रतिवर्ष 49,300 डॉलर्स प्रतिवर्ष होती है तो वो विकसित देश कहलाता है, नहीं तो वो क्या कहलाता है जी, मध्य आय वर्गीय देश कहलाता है, ठीक है। तो वापस आते हैं हमारे प्रश्न पर, तो हमारा जो देश है वो मध्य आय वर्गीय देश है क्योंकि हमारी तो 49,300 डॉलर से कम जो है आय है, ठीक है। तो क ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है सिंपल सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि बिहार में साक्षरता दर कितनी है, तो बिहार में साक्षरता दर हमारी कितनी है जी, 77% है। आगे देखिए विश्व में 89 देशों के उपलब्ध आंकड़ों में भारत का मानव विकास सूचकांक क्रमांक कितना है, तो ये हमें पता है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, कि भारत का कितना है जी, 130 है, तो ख ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कच्चे तेल के वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार डैश हजार मिलियन बैटल और इनके चलने की अवधि जो है वो डैश है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर घ ऑप्शन सही होगा कि 169696 हजार मिलियन बैटल इनकी जो है अतिरिक्त भंडार है, और ये 50.2 वर्ष जो है इनके चलने की अवधि है। आगे देखिए वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु है, जन्म के समय यानी कि जीवन प्रत्याशा जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी लगभग कितनी आयु वर्ग तक जो है व्यक्ति जीवित रहता है, कितनी आयु ग्रहण करता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क ऑप्शन 68.8 वर्ष। आगे देखिएगा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित के पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म लिखनी है BMI। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ठीक है। आगे है HDR का, HDR का मतलब होता है जी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। जस्ट इसके आगे एक और प्रश्न है, इसके आगे प्रश्न है कि HDI का पूरा नाम क्या होगा, तो HDI का जो है पूरा होगा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है हमें, अगला प्रश्न हमें कहता है कि भौतिक और अभौतिक वस्तुओं में से क्या तात्पर्य है, भौतिक और अभौतिक वस्तुओं से क्या तात्पर्य है। तो देखिए सबसे पहले भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं, द्रव्य यानी कि मुद्रा, द्रव्य या मुद्रा या उससे खरीदी जा सकने वाली वस्तुएं भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं, और जो वस्तुएं पैसे देके न खरीदी जा सके उनको अभौतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे समानता, दूसरों से आदर, सुरक्षा, आजादी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं, तो ये अभौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है जी। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि विकसित देश से क्या तात्पर्य, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। विकसित देश से क्या तात्पर्य है, देखिए विकसित देश क्या होते हैं, समृद्ध देश जिनके मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश भी शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ देश इसमें शामिल नहीं है, जिनकी औसत आय क्या होती है 2019 के अकॉर्डिंग देखें तो 2019 के अकॉर्डिंग जिनकी औसत आय 49,300
US डॉलर्स प्रति वर्ष या उससे अधिक है, इनको कहते हैं जी हमारे विकसित देश। ठीक है, अगला प्रश्न है निवल उपस्थिति अनुपात। तो ये हमने पढ़ लिया कि 14 या 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों, यानी जो 8वीं 9वीं 10वीं के आसपास के बालक होते हैं, तो उनमें से कुल कितने प्रतिशत बालक स्कूल जाते हैं या स्कूल में उपस्थित होते हैं, उनको कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि केरल की स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, इसलिए वहां पर शिशु मृत्यु दर क्या होती है जी? कम होती है। अगला प्रश्न है, कुछ क्षेत्र बताइए जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर अगर उपलब्ध करवाएं सारे मिलजुल के, तो वो अधिक सस्ता पड़ता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधनों से क्या तात्पर्य है? तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं देखिए, नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका अगर एक बार उपयोग कर लिया उसके बाद भी उनको प्रकृति से पुनः पूर्ति हो सकती है। ठीक है, जैसे जल की आपूर्ति वर्षा द्वारा हो जाएगी। ठीक है, यानी ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे, कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या भूमिगत जल का अति उपयोग हो रहा है? तो बिल्कुल भूमिगत जल का आजकल जो है वो अति उपयोग हो रहा है। कारण क्या है इसका? कि भूमिगत जल की पुनः पूर्ति जो है वो प्रकृति जो है वो बरसात के द्वारा करती है, लेकिन भूमिगत जल का प्रयोग यदि बरसात द्वारा नहीं हो रहा, ठीक है, या बरसात जितनी पुनः पूर्ति करती है उससे ज़्यादा अगर अपने दोहन कर लेते हैं तो उसका स्तर डेफिनेटली नीचे गिरता जाएगा। देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग का गंभीर संकट है और 300 जिलों के आंकड़ों के अनुसार वहां पिछले 20 सालों से पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट आई है। ठीक है, ये बेहद खतरनाक है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है और यदि यह उपयोग इसी तरह से चलता रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग जल संसाधन का अति उपयोग जो है वो कर रहा होगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है? कारण सहित उत्तर दो कथन है, क्या दोनों का एक ही अर्थ है? तो देखते हैं। सबसे पहले, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा कथन है कि लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। तो सिंपल सी बात है, नहीं, दोनों कथन अलग अलग है, हमें समझ में आ रहा है। पहला कथन क्या है? पहला कथन है लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं तय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए विकास का लक्ष्य क्या होता है? काम करने के लिए अधिक दिन हो, बेहतर मजदूरी हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय स्कूल हो, उनके आसपास स्कूल होने चाहिए, सामाजिक समानता हो, गांव में उनको भी नेता बनने का अवसर मिले। यही उनकी जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है उनका लक्ष्य है। बल्कि पंजाब के एक समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य अलग होगा। जैसे किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूर मिले। ठीक है, उनकी उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित हो सके और वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। ठीक है, पंजाब के लोग जो है विदेशों में बसाने में इंटरेस्ट रखते हैं बच्चों को। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है कि लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है क्योंकि एक के लिए विकास दूसरे के लिए जो है नुकसानदायक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने पर भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती हो तो हो सकता है भाई को यह पसंद न आए। ऑब्वियस सी बात है। अगला प्रश्न देखो, 3 उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 3 जो स्थितियां हैं, बेसिक सी बात कि जहां पर औसत का प्रयोग करते हैं तुलना के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों के बड़े समूह में विद्यार्थियों का औसत परीक्षा परिणाम देखा जाता है कि लगभग कितने परसेंट बच्चे जो है कितना परसेंट रिजल्ट लेकर के आए हैं। किसी देश के लोगों की आय ये भी औसत के रूप में देखी जाती है। और जन्म के समय औसत आयु का मतलब है कि जीवन प्रत्याशा आयु कितनी है, कि लगभग कितने साल तक जीवित रहता है व्यक्ति। ठीक है, तो इसका भी एवरेज लिया जाता है। आगे जो है अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न क्या कहता है, प्रति व्यक्ति आय की माप के अतिरिक्त कौन सी अन्य मद है जो 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्वपूर्ण है? तो हमने बहुत बार देख लिया इसको कि सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के अलावा हमें बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए। जैसे जन्म के समय संभावित आयु देखनी चाहिए, विद्यालयी औसत आयु देखनी चाहिए, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर कितनी है, निवल उपस्थिति अनुपात कितना है, मानव विकास सूचकांक एक बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी हमें देखना चाहिए, ये तुलना के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी क्षेत्र की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इससे आप यह इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं? अपना उत्तर उदाहरण सहित दो। अगर ऐसा हमें पता चल रहा है, सारे रिकॉर्ड ये दिखा रहे हैं कि हाँ जी आय तो हमारी बढ़ती जा रही है, अगर आय बढ़ रही है तो क्या आप ये मानेंगे कि अर्थव्यवस्था के सारे भाग ही बेहतर हो गए हैं? तो इसका उत्तर देखिए हम क्या करेंगे कि किसी देश की आय यदि समय के साथ बढ़ती जा रही है तो इससे हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि अर्थव्यवस्था के सारे ही भाग सुधर गए हैं, सारे ही भाग बढ़िया हो गए हैं। केवल आय बढ़ने से अर्थव्यवस्था के सभी भागों में सुधार संभव नहीं है, इसके लिए समग्र विकास की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए भारत में औसत आय प्रति वर्ष बढ़ ही रही है, साथ ही साथ सेवा क्षेत्र में भी विकास हो रहा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से प्राथमिक क्षेत्र क्या हो रहा है, पिछड़ता जा रहा है, किसानों की आय घटती जा रही है। 1973-74 में प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था, जो 40 वर्षों के अंतराल के पश्चात 2013-14 में घटकर सबसे छोटा उत्पादक क्षेत्र रह गया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर देशों की तुलना करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो हमें बताया है कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आय नहीं देखी जाती। यहाँ पर आय जो है यद्यपि आय जो है वो आय का स्तर महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास के स्तर को मापने के लिए ये अपर्याप्त मापदंड है। विकास को मापने के लिए अन्य मापदंडों की जो सूची है वो लंबी हो सकती है, लेकिन इसकी उपयोगिता इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव विकास रिपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण सूचकांक है। ठीक है, ये हमने पहले ही जो प्रश्न था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसमें देखा था। और पिछले एक दशक में आय के साथ साथ विकास के माप के लिए यह सूचक भी व्यापक स्तर पर प्रयोग में लिए जाते हैं। और मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, 3 आधारों पर वो बेसिकली करती हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न कि चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं फिर से। 15वां प्रश्न है हमारा कि एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को एक विकासशील देश बनने के लिए क्या करना या प्राप्त करना होगा। विकासशील हमारा देश ऑलरेडी है, एक विकसित देश बनने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले भूमिका, ये एक आपको निबंधात्मक प्रश्न के रूप में प्रश्न दिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पर देखिए, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए भारत को 7 दशक हो चुके हैं, लगभग 75 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं। कईयों के बलिदान पर चलकर यहाँ आजादी आई और भारत आज भी विकासशील देशों की श्रेणी में ही आता है। इसे विकसित श्रेणी में लाने के लिए यहाँ के प्रत्येक नागरिक को अपना योगदान देना होगा। निम्नलिखित कुछ कदम उठाकर भारत को विकसित देशों की श्रेणी में आने की संभावना जो है वो बढ़ सकती है। जैसे सबसे पहले तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है जी? देश में हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ तथा भ्रष्टाचार से मुक्त करने की आवश्यकता है। सरकार को भी चाहिए कि गरीबों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। आपको पता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है कि जो गेहूं या खाद्य जो है सामग्री मिलती है बेसिकली सरकार की तरफ से दी जाती है। आगे है भ्रष्टाचार खत्म करके, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा तभी तो देश अच्छा बनेगा। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार, जब तक महिलाओं का अच्छे से विकास नहीं होगा, महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, नौकरी और राजनीति में समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक विकास संभव नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं हमें बढ़ानी पड़ेंगी, तभी हमारी जो स्थिति है वो अच्छी हो पाएगी। साक्षरता दर, क्योंकि पढ़े लिखे होंगे तभी वो अच्छे से हर एक चीज़ों को तार्किक दृष्टि से, वैज्ञानिकता से और अच्छे तरीके से देख पाएंगे, सोच पाएंगे। कृषि क्षेत्र को ऊपर उठाकर, कृषि क्षेत्र का डेफिनेटली हमें विकास करना होगा, क्योंकि कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, सबको रोजगार मिले तो बेस्ट है। ठीक है, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें कुल 189 देशों में हमारा 130वां नंबर है। देखिए कितना पीछे हैं हम। भारत जैसे विशाल देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक, जबकि हमारा पड़ोसी छोटा सा देश श्रीलंका इस मद में हमसे कहीं आगे है। ठीक है, तो 189 देशों में वो 73वें रैंक पर है और कहाँ 130वें रैंक पर है। तो भारत का विकासशील देशों की श्रेणी में आना किसी एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाला लक्ष्य नहीं है, इसलिए यह एक सामूहिक प्रयास से ही संभव होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ ही मिनट्स की वीडियो में जो है हमने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर अप कर लिया। आपको डेफिनेटली होपफुली जो है पूरा का पूरा एग्जाम जो है इस क्वेश्चन से कम जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, तो वो डेफिनेटली आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। एटलीस्ट आप कर तो पाएंगे उस क्वेश्चन को, इतना तो गारंटी है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप जो लिंक है आपको अच्छे से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, नोटिफिकेशन उसका आपको अच्छे से मिल जाए। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।